और वक्त पर बनी जेपीसी की आज लखनऊ में अहम बैठक होने वाली है। कुछ देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में शिया सेंट्रल बोर्ड के सदस्य और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी शामिल होंगे। जेपीसी की मीटिंग में अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, जेपीसी के अन्य सदस्य, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, आप सांसद संजय सिंह, एसपी सांसद मोहिबुल्लाह मनदवी और अन्य सभी लोग मौजूद रहेंगे। अब से थोड़ी देर में शिया सेंट्रल बोर्ड के सदस्यों और यूपी अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसके बाद सुबह 11:30 बजे मुतवली एसोसिएशन और वक्फ में जुड़े कुछ और लोगों के साथ चर्चा होगी। सूत्र के मुताबिक वक्फ बिल इसी बजट सत्र में पेश किया जाएगा, इसीलिए ये बैठक आज काफी अहम मानी जा रही है। के सदस्य बृजलाल जी हमारे साथ हैं। सर, आज अहम बैठक है, कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है और क्या कुछ डिस्कशन? हमारे इसके अध्यक्ष हैं माननीय जगदम्बिका पाल जी। हमारे कई सांसद यहाँ से जो मेंबर हैं, 31 मेंबर होते हैं, उसमें काफी लोग इसमें आए हैं और ये फील्ड विजिट का अंतिम चरण है। इसके पहले ये समिति जा चुकी है मुंबई, अहमदाबाद, उसके बाद हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कलकत्ता और पटना, तो तमाम जगह और वहाँ पर आसपास के स्टेट्स को भी बुला लिया गया। तो आज यहाँ पर जो इतने स्टेक होल्डर हैं, सिया बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, यहाँ के गवर्नमेंट का मॉनेटरी डिपार्टमेंट है, सबके और अन्य स्टेक होल्डर हर जगह जाते हैं। कल कलकत्ता में कम से कम 50 से ज्यादा डेलीगेशन थे, तो सबकी बात सुनेंगे। उसके बाद सुन करके फिर ये रिपोर्ट चेयरमैन बनाएंगे और वो जो है उस पर फिर जो रिकमेंडेशंस आएंगे उनकी कब तक रिपोर्ट पेश की जाएगी? पार्लियामेंट में पेश होगा, उसके बाद वो तय होगा। इस पर सियासत भी काफी हो रही, कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम नहीं, कोई डरा नहीं है। बेटर मैनेजमेंट होगा। तो ये हमारे साथ जेपीसी के सदस्य हैं बृजलाल जी, जिनका कहना है कि आज लखनऊ में अहम बैठक हो रही है। इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में ये बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो शामिल होने वाले हैं, जेपीसी के सदस्य शामिल होने वाले हैं, सरकार के सदस्य शामिल होने वाले। इसके बाद में जो भी रिकमेंडेशंस आएंगे वो संसद में पेश किए जाएंगे। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ कृतिका दीक्षित, न्यूज 18 लखनऊ। और इसी पे बातचीत करने के लिए नितिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। नितिका, जेपीसी की बैठक होने वाली, काफी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हो सकता है इसी जो सत्र है उसी में इस बिल को पास कराने की कोशिश की जाए। तो कितने बजे यह बैठक शुरू होगी और क्या अब धीरे धीरे जो पार्टी के जो जेपीसी के मेंबर्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं? जी देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर चर्चा के लिए ये विशेष बैठक आज लखनऊ में हो रही है, जहां जेपीसी के जो तमाम मेंबर्स हैं वो मुस्लिम स्टेक होल्डर्स और जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनके साथ बैठक में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो रिकमेंडेशंस आएंगे वो संसद में पेश किए जाएंगे। हम इस वक्त लखनऊ के मैरिट होटल में है, जहां पर ये बैठक संपन्न होगी। जो तमाम मेंबर्स हैं वो इसी होटल में रुके हुए थे, तो बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है और जो बाकी के सदस्य हैं वो अभी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस बिल के बारे में जो चर्चा होगी, जो रिकमेंडेशंस आएंगे वो बेहद अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। ऐसे में यहाँ से जो चर्चा होगी, यहाँ से जो रिकमेंडेशन सामने आएंगे वो बेहद मायने रखते हैं पूरे देश के लिए। कल कलकत्ता में बैठक थी, उससे पहले बिहार में बैठक थी, इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में ये बैठकें हो चुकी हैं। आज लखनऊ में ये अहम बैठक हो रही है, जिसमें जो तमाम जेपीसी के सदस्य हैं, चाहे वो अध्यक्ष जगदम्बिका पाल हों, असदुद्दीन ओवैसी हों, इसी तरह से जो तमाम मेंबर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही में सरकार की जो माइनॉरिटीज की कमीशंस हैं उनके भी मेंबर्स यहाँ पर रहने वाले हैं, मुस्लिम धर्मगुरु रहने वाले हैं, जो मुस्लिम स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और इन सभी से चर्चा करके जो रिकमेंडेशन सामने आएंगे उन पर विचार किया जाएगा। उसके बाद में इसकी रिपोर्ट जो है वो संसद में पेश की जाएगी। इससे पहले भी जो जेपीसी की पहली बैठक है वो 22 अगस्त को हुई थी। इसके बाद में जगदम्बिका पाल 26 अगस्त को लखनऊ आए थे, यानी कि ये लखनऊ में उनकी दूसरी विजिट है। इससे पहले उन्होंने जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं तमाम, उनसे यहाँ पर लखनऊ में चर्चा की थी इस बिल पर और वो रिकमेंडेशंस उस समय भी लेकर गए थे और आज ये एक बार फिर से जेपीसी की ऑफिशियल तो हर पहलू पर बात हो जानी चाहिए। ये जो वक्फ संशोधन बिल है और इसी को लेकर जो जेपीसी के तमाम सदस्य हैं अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और वहां पर तमाम लोगों से बातचीत हो रही है, अहम बैठकें हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिका इस पर
पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि एएमयू जामिया में SC/ST को आरक्षण क्यों नहीं मिलता, देश के पैसे से चलने वाले संस्थान में प्रवेश क्यों नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि जो कांग्रेस है वही समाजवादी पार्टी है। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बदला गया था, हमारी सरकार आई तो वापस से नामांकन किया गया और बाबा साहब के नाम पर इसे रखा गया। और कांग्रेस की हर कृत्य वही है, आज भी तनिक भी उसमें कुछ बदला नहीं है। जो कांग्रेस है वही समाजवादी पार्टी भी। याद करिए, कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव के नाम पे बनी तो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को हटा दिया। और तो बाद में हमारी सरकार आई तो फिर मैंने वहां पे उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम। इन्होंने अखिलेश यादव, जब आपने देखा होगा 2012 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय इन्होंने पहली घोषणा की थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जितने भी सामाजिक न्याय के महापुरुष हैं इनके बने हुए स्मारकों को हम तोड़ेंगे। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं की ओर उठने वाले हर हाथ के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बात महाकुंभ की तो भव्य और दिव्य महाकुंभ में श्रद्धा और भक्ति का पवित्र संगम देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में दिव्य भव्य महाकुंभ में 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में संगम स्नान का सिलसिला जारी है। वहीं बड़ी संख्या में लोग त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। सोमवार को करीब 45 लाख लोगों ने स्नान किया, जबकि आज सुबह 8 बजे तक करीब 16 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली। वहीं अभी तक कुल करीब 9 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर प्रशासन एक्शन में है। खुद सीएम योगी ने प्रयागराज का दौरा कर मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान के दौरान व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मौनी अमावस्या पर 256 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी है, जिसमें 56 स्पेशल ट्रेनें होगी। महाकुंभ मेला 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे से स्नान हो गया और हम लोग सुबह काफ़ी आ गए थे 4 बजे, हम लोग 5 बजे स्नान कर लिए थे और तब इतना रश भी नहीं था। भीड़ तो अब हो रही है, बाकी बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छा हुआ। सभी लोग आए हैं जिन्होंने स्नान करके अपने आप को इतना धन्य और दिव्य ये देख करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव लगा। और जो हमारे जो युवा हैं उस सनातन की तरफ जो हो रहे हैं, मतलब उनको सनातन के लिए जागरूक हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा एक लगता है कि हाँ, और ये सब देन है आज के योगी जी और मोदी जी की। तो संगम में स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। अगर सुबह सुबह की बात की जाए तो आज भी लाखों लोगों ने स्नान किया है और बताया जा रहा है कि अब तक 9 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। जहां तक बात मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के स्नान को लेकर अब प्रशासन और सरकार की तरफ से तैयारी तेज कर दी गई है। तो योगी जी लगातार प्रयागराज में स्थिति का जायजा ले ही रहे हैं और अब ये बताया जा रहा है कि प्रयागराज महाकुंभ में कल योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इसके लिए सभी मंत्रियों को आज ही प्रयागराज पहुंचने के लिए कह दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक से पहले सीएम योगी के साथ मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। कैबिनेट की बैठक में खास तौर से प्रयागराज से संबंधित कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। परेड ग्राउंड स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि ICCC में सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान भी मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें मेरठ में प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे बनाने की योजना को मंजूरी दी गई थी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल महाकुंभ नगर प्रयागराज में कैबिनेट बैठक होगी। इस कैबिनेट बैठक में यूपी सरकार के 54 मंत्री हिस्सा लेंगे। 100 से ज्यादा वीआईपीओ की मौजूदगी कुंभ नगर क्षेत्र में रहेगी। कैबिनेट बैठक को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। संगम क्षेत्र के दूसरे छोर अरैल में इस कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है। त्रिवेणी संकुल में इस कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। यह स्थान पहले कहीं दूसरा था, लेकिन बाद में कैबिनेट बैठक अच्छे से हो सके इसलिए त्रिवेणी संकुल में इस बैठक को आयोजित किया गया है। आज शाम तक उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के यहां पहुंचने की संभावना है। सभी के यहां रुकने की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त कुंभ क्षेत्र में ही मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर साधु नगरी एक तरह से बन गई है, कुंभ नगरी, और ये छटा देखते ही बनती है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 22 जनवरी को प्रस्तावित प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक अरैल में बनाए गए त्रिवेणी संकुल में होगी। वीआईपी प्रशासन से आम श्रद्धालुओं को परेशानी न हो सके, इसके लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने बैठक का स्थान बदल दिया है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही सभी मंत्री संगम में स्नान भी करेंगे। बैठक दोपहर 12 बजे से प्रस्तावित है। बैठक में प्रदेश सरकार के 54 मंत्री मौजूद रहेंगे, जबकि 130 वीआईपी प्रयागराज आएंगे। महाकुंभ में प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक 22 जनवरी को प्रस्तावित है। पिछली बार कुंभ 2019 में कैबिनेट की बैठक मेला प्राधिकरण कार्यालय में हुई थी और इस बार रोजाना लाखों श्रद्धालुओं के आगमन के कारण बैठक को दूसरी जगह किया गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से कुंभ क्षेत्र में कैबिनेट बैठक को लेकर के भी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अरैल क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक होगी। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि महाकुंभ नगर प्रयागराज में हो रही कैबिनेट बैठक में क्या अहम फैसले लिए जाते हैं। माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में प्रयागराज को लेकर तमाम प्रस्ताव पास कर दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभ नगर क्षेत्र प्रयागराज। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम के बदले मिजाज की वजह से लोगों को कोहरे और ठंड से निजात मिल गई है, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में कोहरे और ठंड का कहर जारी है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 जगह कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम रही। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, मगर ठंड और कोहरे पर आस्था भारी है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार तीनों धर्म नगरियों में श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। सुबह से 5 बजे भोर से कोहरा जो है कि पड़ा हुआ है और सनातन यात्री लोग नहाने के लिए घाट पर तत्पर, माने भीड़ के वजह से जो है कि नहा रहे हैं। कोहरा तो इसीलिए तो अभी किसी का इंतजार कर रहे हैं। अब मिल जाएंगे तो साथ में जाएंगे हम लोग दर्शन करने। ठंडा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अभी भी बहुत घना कोहरा है, ठंड हो रहा है, लेकिन यहाँ बहुत अनेक व्यवस्थाएं हैं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा। जगह जगह पर सिलेंडर का अलाव लगाया गया है। और एक बड़े एनकाउंटर की बात करते हैं। शामली के झंझाना में हुए पुलिस एनकाउंटर में 4 बदमाश ढेर हो गए। मेरठ की एसटीएफ टीम और मुस्तफा कग्गा गैंग के सदस्य के बीच एनकाउंटर हुआ। ढेर हुए बदमाशों में एक पर 1 लाख का इनाम घोषित था। एनकाउंटर के दौरान एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील को भी गोली लगी है। वो बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनको गुरुग्राम के मेदांता रेफर कर दिया गया है। जो बदमाश एनकाउंटर में मारे गए उनमें कग्गा गैंग का अरशद, मंजीत, सतीश और एक अज्ञात बदमाश शामिल है। अरशद सहारनपुर के बेहट थाना इलाके में लूट के एक मामले में वांछित था। उस पर एडीजे जून 1 लाख का इनाम घोषित कर चुके थे। अरशद के खिलाफ लूट, डकैती, हत्या समेत 16 मामले दर्ज थे। पुलिस को मौके से कार और कई असलहे बरामद हुए हैं।
और उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने इस एनकाउंटर पर क्या कहा, ये सुनते हैं। यहाँ सहारनपुर जिले के बेहट थाना क्षेत्र में 29 नवंबर को रात में डकैती पड़ी थी। उसमें अशरफ वांछित था, अरशद, और इस पे 1 लाख का इनाम भी था। इसी के सर्च में टीमें लगी थी और वहाँ चांस इनकाउंटर हुआ। हमारी सिविल पुलिस, एसटीएफ और बदमाशों के बीच में झिंझाना थाना क्षेत्र के का जो गांव है उदपुर, और वहाँ हमारे इंस्पेक्टर को गोली लगी है और इसके वाइटल पार्ट्स डैमेज हैं, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी इलाज हरियाणा के मेदांता में अस्पताल में चल रहा है, गुड़गांव में। और इस एक्सचेंज ऑफ फायर में बदमाश मारे गए हैं, जिसमें से 3 की पहचान हो चुकी है, 1 व्यक्ति की भी पहचान नहीं हुई है। ये जो बदमाश मारा गया है, जो अरशद, उस पे उसका लंबा आपराधिक इतिहास है और ये मुकीम काला गैंग का एक्टिव मेंबर रहा है और अभी कुछ साल जेल काट के निकला है। इस पर 5 हत्या के मुकदमे भी हैं। तो बड़ा मुठभेड़, और इस बड़े मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि 4 बदमाश ढेर किए गए। एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर को भी गोली लगी, उनकी हालत ठीक नहीं है। मेदांता, गुरुग्राम के मेदांता में रेफर किया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि किस तरह से जो अरशद था उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। 3 लोग इसके गैंग के और मारे गए हैं इसके साथ साथ, यानी कुल 4 लोग, और इसे एक बड़ा एनकाउंटर कहा जा रहा है। सर्दी की आहट के साथ ही प्रवासी पक्षियों का प्रयागराज के संगम में आना शुरू हो जाता है और इस बार 5000 किलोमीटर दूर से कुंभ में साइबेरियन पक्षी आए हैं। दावा किया जाता है कि साइबेरिया से आए माइग्रेटरी पक्षी संगम तट पर आकर शाकाहारी बन जाते हैं। गंगा जी की त्रिवेणी पर उड़ रहे ये पक्षी, ये हैं सीगल्स, और ये आए हैं साइबेरिया से। देखिए तस्वीरें यहाँ पर। एक अनोखी तस्वीर ये कि हम जो ये वेजिटेरियन स्नैक्स खिलाते हैं इनको, ये खाकर ये अभ्यस्त हो जाते हैं। इनको खाने की, इनकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो बदल जाती हैं। आमतौर पर ये पक्षी जो हैं वो मछली खाते हैं और मछली खाने की वजह से इनके मसल्स जो हैं वो तैयार होते हैं ताकि ये वापस माइग्रेट कर सके, वापस साइबेरिया लौट सकें। हालांकि ये जो संगम पर आकर ये पक्षी भी शाकाहारी हो जाते हैं। ये तस्वीरें संगम की धार पर, और सबसे अनोखी तस्वीरें, जो भी लोग आते हैं वो ज़रूर इन पंछियों को दाना डालते हैं, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो सिर्फ किसी मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि जो पर्यावरण है, पशु पक्षी, नदी की धार, सबकी पूजा करने वाले हैं। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।